हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की फिल्म टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 152 है। 151 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महिला आलवार संत थी? अंडाल, मधुर कवि, पेरुमाल, तिरुपान। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक महिला आलवार संत थी? तो कौन सी थी? तो वो थी आपकी अंडाल। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, तमिल प्रदेशों में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार आलवार संतों के द्वारा किया गया। आलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो 12 बताई गई, और इसमें से जो है कि एक महिला संत थी जिसका नाम था क्या? अंडाल था। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा? अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार, अमीरों की तुलना में गरीबों पर कम भार, गरीबों व अमीरों पर समान भार, इनमें से कोई नहीं। किस कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा गया जाएगा? किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा? तो अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार होगा तो उसे प्रतिगामी कर कहा जाएगा। देखिए, प्रतिगामी कर क्या होता है कि कम आय वाले तथा उच्च आय वाले लोग एक ही उत्पाद के लिए क्या करते हैं? एक ही कर का भुगतान करते हैं। ठीक है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो जो है कि एक उत्पाद के लिए जो है कि एक ही कर भुगतान करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बिक्री कर हुआ, सेवा कर हुआ मतलब जीएसटी हो गया, टोल टैक्स हुआ, इसमें तो अमीर भी उतना ही पैसा देते हैं, गरीब भी उतना ही पैसा देते हैं, है ना। तो ये जो है कि इस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा। ठीक है, निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। आँख की ऊपरी पलक में एक लेक्रेमल नामक ग्रंथि पाई जाती है। नन्हे शिशुओं में भी लेक्रेमल ग्रंथि पाई जाती है। देखिए, इसमें आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि आँख की जो ऊपरी पलक है उसमें एक लेक्रेमल नामक ग्रंथि पाई जाती है। बिल्कुल सही है कि लेक्रेमल नामक ग्रंथि पाई जाती है, और नन्हे शिशुओं में ये लेक्रेमल ग्रंथि पाई जाती है। यह आपका गलत है। देखिए, अगर हम बात करें लेक्रेमल ग्रंथि की, ठीक है, तो ये जो ग्रंथि है, जैसे कि मान लीजिए हम जब रोते हैं तो आंखों से क्या आता है? आंसू बहता है। ठीक है, ये आंसू बहने का कारण क्या होता है? यही है कारण, इसी वजह से ये आंसू बहते हैं। देखिए, आंखों की जो ऊपरी परत है ना, उसमें जो है कि ये लेक्रेमल नामक ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, देखिए, हमारी आंखों में कुछ अगर चला जाता है तो क्या होता है कि ये ग्रंथि जो है ना, लेक्रेमल नामक ग्रंथि, ये एक्टिव होकर के आंसुओं का स्राव करने लगती है। ठीक है, इसी वजह से मतलब आंसू आते हैं। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो है कि ये ग्रंथि विकसित नहीं हुई रहती है। ये बड़े होने के बाद ये विकृत हो, मतलब ये जो ग्रंथि है वो विकसित होती है। जैसे मान लीजिए जो छोटा बच्चा है, एकदम पैदा हुआ है 1 महीने 2 महीने या फिर मतलब बिल्कुल छोटा है, तो वो छोटे बच्चे रोते हैं लेकिन आंसू नहीं बहते हैं, वैसे ही चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें जो है कि ये ग्रंथि विकसित नहीं हुई रहती है, इस वजह से जो है कि आंसू नहीं आते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वही बच्चा बड़ा होने लगता है तो रोने लगता है तो तुरंत आंसू आने लगते हैं। ठीक है, ये ग्रंथियाँ जो है कि क्या हो जाती है कि एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो पहला जो है कि सही है आपका, दूसरा क्या है? गलत है, क्योंकि ये शिशु में लेक्रेमल ग्रंथि पाई जाती है बताया जा रहा है। ये जो है कि बड़े होने के बाद से थोड़ा ये विकसित होती है, छोटे शिशुओं में नहीं पाई जाती है। तो ये पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। कीड़े मकोड़ों पर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव बहुत घातक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए भी घातक होती है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के अस्थायी यौगिक बना लेती है। देखिए, बात की जा रही है कीड़े मकोड़ों पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव होता है बहुत घातक होता है। ठीक है, ये बताया जा रहा है।
देखिए कीड़े मकोड़ों पर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव घातक नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है। देखिए कीड़े मकोड़े में रक्त रंजक मतलब हीमोसाइनिन होता है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया क्या करता है, नहीं करता है। वो जो हीमोसाइनिन होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया नहीं करता है, जो कि कीड़ों मकोड़ों में पाया जाता है, ठीक है। देखिए कीड़े मकोड़ों पर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, तो ये आपका गलत होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए भी घातक होता है, मनुष्य के लिए तो बिल्कुल घातक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यह क्या करता है कि हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के एक अस्थायी यौगिक बना लेता है, तो ये आपका सही है। और पहला क्या है, गलत है, तो इसमें हो जाएगा आपका केवल 2 सही है। किस यंत्र का प्रयोग ऊर्ध्व व क्षैतिज कणों को मापने में किया जाता है? थियोडोलाइट, वाटमीटर, स्टीरियोस्कोप, स्फेरोमीटर। किस यंत्र का प्रयोग ऊर्ध्व व क्षैतिज कणों को मापने में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है थियोडोलाइट का। वाटमीटर की हम बात करें तो वाटमीटर के द्वारा विद्युत शक्ति मापी जाती है। स्टीरियोस्कोप की बात करें हम तो इसके द्वारा जो है कि 2 डायमेंशन तस्वीर ली जाती है। और स्फेरोमीटर की हम बात करें तो इसके द्वारा धरातल की वक्रता मापी जाती है। राष्ट्रीय ट्रस्ट का समावेशी भारत पहल विशेष रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं से, बौद्धिक और विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों से, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों से, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय ट्रस्ट का जो समावेशी भारत पहल है ये जो है कि विशेष रूप से किससे संबंधित है? तो ये बौद्धिक और विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है, इनके लिए ये समावेशी भारत पहल चलाया गया था। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। मेकांग नदी किन देशों से होकर के गुजरती है? कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस। मेकांग नदी ये किन देशों से होकर के गुजरती है? देखिए जो ये मेकांग नदी है ये तिब्बत से शुरू होकर के चीन के यूनान प्रांत से लेकर के आपका ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ठीक है, इन देशों से होकर के ये गुजरती है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं से घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है, हो सकता है? निर्यात में वृद्धि से, घरेलू अर्थव्यवस्था में पूंजी के प्रवाह से। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं से घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास हो सकता है? किस घटनाओं से हो सकता है? तो ये जो है कि आपका हो सकता है घरेलू अर्थव्यवस्था में पूंजी के प्रवाह से। दूसरा आपका सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए पूंजी बहिर्प्रभाव ये विदेशी मुद्रा की मांग को बढ़ाता है और इसलिए घरेलू मुद्रा पर दबाव डालता है ये, ठीक है, जिससे घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास हो सकता है। और जो मुक्त बाजार है इसमें यह घरेलू मुद्रा की मूल्य में वृद्धि कर सकता है। तो ये हो जाएगा आपका केवल 2। भारत और चीन द्वारा पंचशील की घोषणा कहाँ की गई थी? काहिरा, बेलग्रेड, नई दिल्ली, वाटोंग। भारत और चीन द्वारा जो पंचशील है इसकी घोषणा कहाँ पे की गई थी? तो भारत और चीन के पंचशील सिद्धांत की घोषणा 29 अप्रैल 1954 में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री जी थे जवाहरलाल नेहरू जी और चीन के प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई। इनके बीच जो है कि पंचशील सिद्धांत किया गया था। देखिए जो पंचशील सिद्धांत है यह एक मैत्री का सिद्धांत था और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए किया गया था। तो ये था आपका कहाँ पे? दिल्ली में। सी ऑप्शन आपका सही होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहसानुल्लाह, मौलवी बरकत अली, मौलवी कुदरत अली। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहसानुल्लाह, मौलवी बरकत अली, मौलवी कुदरत अली। तो इनका प्रचार जो है कि किसने किया? तो ये किए मौलवी अहमदुल्ला शाह। देखिए ये मूलतः तमिलनाडु के अरकाड के रहने वाले थे, लेकिन ये फैजाबाद में आकर के ये बस गए। इन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध के साथ ही अंग्रेजी
आधिपत्य से फ्रांस की चुनौती समाप्त हो गई। वांडीवास, बक्सर, प्लासी, श्रीरंगपट्टम। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध के साथ ही अंग्रेजी आधिपत्य से फ्रांस की चुनौती समाप्त हो गई? तो ये समाप्त हो गई आपका वांडीवास का युद्ध के साथ। देखिए, कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह भारत में यूरोपीय सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था और इस युद्ध के अंतर्गत 1760 ईस्वी में आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेज ने वांडीवास नामक स्थान पे फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित किया और जनवरी 1761 में फ्रांसीसी पूर्ण पराजय के बाद कहाँ पे चले गए ये? तो ये पांडिचेरी चले गए। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक है। न्यूप्रीन एक संश्लेषित रबर है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? टेफ्लॉन और डेक्रान ये क्या हैं? ये आपके बहुलक है। न्यूप्रीन एक संश्लेषित रबर है, ये भी आपका सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य बताइए। न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, रिएक्टर को ठंडा करना, नाभिकीय क्रिया को रोकना। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल होता है D2O, ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य ये होता है कि जो न्यूट्रॉन की गति होती है उसको कम करने का काम करता है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। इनमें गुणसूत्रों की संख्या केवल एक होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं। इनमें DNA प्रोटीन के साथ नहीं जोड़ा होता है। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है, ठीक है। देखिए, इनमें गुणसूत्रों की संख्या केवल एक होती है, बिल्कुल सही है। इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इनमें DNA प्रोटीन के साथ नहीं जुड़ा होता है और इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक में इसमें जो है कि अस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, अभाव होता है इसमें केंद्रक का, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ये जो है कि केंद्रक पाया जाता है। तो ये आपका क्या है? गलत है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर के गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चंबल नदी ये किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो देखिए, अगर हम बात करें चंबल नदी की, तो ये चंबल नदी जानापाव पर्वत महू से इसका उद्गम होता है और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये बहती है और ये जो है कि यमुना की सहायक नदी है। तो ये कहाँ कहाँ बहती है? तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? भूमध्य रेखीय, मानसून, गल्फ स्ट्रीम धारा, हिंद महासागर का अस्तित्व। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? देखिए, भारतीय प्रायद्वीपीय हिंद महासागर में अवस्थित है, ठीक है, जिस पर मानसून का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और भूमध्य रेखा का भी प्रभाव पड़ता है और हिंद महासागर में है ही ये। गल्फ स्ट्रीम धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, जो गल्फ स्ट्रीम धारा है, ठीक है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर ये बहती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं कि अग्नाशय रस में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है? 98%, 78%, 89%, 48%। अग्नाशय रस में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए।
एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।